मैं पहले कुछ जो स्टार्टिंग का समय है मैं थोड़ा मेंस का बताना चाहूंगा कि ये जो अभी दो ढाई, तो मैं वही कह रहा था, टाइम मैनेजमेंट इज द की, आंसर राइटिंग करो। अब आंसर राइटिंग में क्या करो, डेली आंसर राइटिंग करो। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मेरे को काफी एक्सपीरियंस है यूपीएससी के, मैंने हमेशा मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हमेशा लिखे हैं, फॉरेस्ट की भी हमेशा लिखे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा मेन स्ट्रॉन्ग है, उनके अगले साल मैंने खुद 50-60 नंबर कम होते देखे। मान लो किसी का मेंस दिया, उसका इंटरव्यू आ गया, तो वो कहता है मेरा मेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो कुछ और पढ़ूंगा। तो मेंस की कोई गारंटी नहीं, गारंटी, क्योंकि सब्जेक्टिव, आपके सब्जेक्टिव आंसर्स हैं। वो पसंद आ गए ठीक है, स्केलिंग भी होती है ऑप्शनल में, तो वो तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी। जो मैंने अभी सर से बात की, तो अखाड़ा की भी डेली आंसर राइटिंग चलती है, आप डेली आंसर राइटिंग करो। अखाड़ा की चलती है, या जो आप अपने भी आप कोई कर रहे हो आप करते रहो। जैसे क्योंकि मैं तो अखाड़ा की टीम को जानता हूँ, जिन्होंने मैक्सिमम मेंस लिखे हैं, सर ने मैक्सिमम मेंस लिखे, मैंने तो दिए ही हैं। मैंने तो मतलब 12 मेंस होंगे मेरे, मतलब आईएएस के और आईएफएस मिला के मैंने दिए ही हैं, 6-7 मेरे इंटरव्यू थे। तो वो है कि वो एक फैक्टर है कि राइटिंग करो। आप राइटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और राइटिंग के साथ इवेल्युएशन होगा आपका। भाई टीचर हैं, विनय सर हैं, पूरी फैकल्टी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो वो आपको इवेल्युएट करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि भाई अब 2-2.5 महीने में आपकी प्रोग्रेस क्या है। आप 2-2.5 महीने में अपनी प्रोग्रेस देखो, तो एक फैक्टर। ठीक है, आपका मेन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इट डजेंट मैटर। आपके लिए क्या मैटर करता है? आपके लिए सिर्फ मैटर करता है कि यू आर टिकिंग द बॉक्सेस। देयर आर बॉक्सेस, यू आर टिकिंग द बॉक्सेस, कि भाई मैंने आज 6 आंसर लिखे, 7 आंसर लिखे, दैट्स इट, और मैंने उनको चेक करवाया। और डेली आंसर राइटिंग से ये होगा, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी आपकी। और दूसरा ये होगा, डेली आंसर राइटिंग से आपको पता लगता रहेगा कि मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मान लो डेजर्टिफिकेशन पे आपने कोई लिखा, जीएस 3 में कोई क्वेश्चन आया, डेजर्टिफिकेशन पे आपने लिखा, वही क्वेश्चन अगर आप 1 महीने बाद लिखते हो तो आपको फ्लो पता लगेगा। उस सेम क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि आप कितना बढ़िया फ्लो आ रहा है, आपके कितने बढ़िया चार्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि आप ये सोच के नहीं जा सकते कि आपने मैक्सिमम पढ़ लिया और पेपर में गए और मैं डायग्राम बना दूंगा, मैं चार्ट्स बना दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कि भाई पेपर में ही आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं डायग्राम चार्ट्स बना दूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, 2-2.5 महीने में इवेलुएट करो, अपना डाटा लो कि भाई मैंने जीएस 1 के आंसर्स लिखे, हिस्ट्री के लिखे, मैं 10 में से 3 नंबर आते थे, 4 नंबर आते थे, तो मार्क्स इंपोर्टेंट नहीं है अभी स्टेज में, पर आपके पास एक डाटा होगा कि जब हिस्ट्री की फैकल्टी ने, अखाड़ा की फैकल्टी या कोई और भी हो, ठीक है, उन्होंने जब आपकी इवेलुएट किए, तो आपके 2.5 महीने बाद क्या प्रोग्रेस है। आप 5 नंबर तक गए, 6 तक गए, मैक्सिमम 5-6 तक ही जाओगे। ठीक है, तो आपके पास डाटा होगा। तो डेली आंसर राइटिंग करनी है, अगले 2-2.5 महीने आंख बंद करके करनी है, कोई कुछ भी कहे। हाँ, जिन्होंने अभी मेंस दिया है, जस्ट मेंस दिया है कल, वो 10 दिन का रेस्ट ले लें, क्योंकि कुछ पता नहीं, आप आंसर राइटिंग करते रहो। जिसको मेंस की काफी श्योरिटी है वो अपने इंटरव्यू पढ़ता रहे, न्यूज़पेपर तो पढ़ेगा ही वो, क्योंकि इंटरव्यू आ गया तो समय नहीं मिलता, तो आप इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहो। बट राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, मतलब क्यों, कोई श्योरिटी नहीं। आप किसी यूपीएससी के टॉपर से ही पूछो, वो कहेगा कि भाई पेपर अच्छे हुए थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं टॉप कर जाऊंगा, तो उन्हें भी पता ना कि सब्जेक्टिविटी कितनी ज्यादा है। लोगों के मेंस नहीं हो रहे थे, फिर उन्हें गैप लेके AIR 1 लेके आई वो। ठीक है, 2017 में AIR थी, वो सर अनुदीप सर हैं, मतलब उनकी 2015 में उनकी आप जर्नी देखो, मेंस नहीं हुआ था, और 1 साल गैप लेके उन्हें मेंस की स्ट्रेटेजी की डेली आंसर है कि वो रैंक 1 ले आए। तो वो तो राइटिंग से ही होगा, तो वो तो करवा, आपका रेगुलर चेक होगा, मॉनिटरिंग होगी, पॉजिटिव चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे अखाड़ा की टीम की। ये तो आपके 2-2.5 महीने के मैंने बता दिया टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, मतलब सोचना ही नहीं है कि मैं प्रीलिम्स का पढ़ू, ये पढ़ूंगा। अब ये आप कर सकते हो कि जैसे कि राइटिंग तो कर ही रहे हो, एक मेरे को हमेशा लगता है कि न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो। नहीं, न्यूज़पेपर राइटिंग के साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ो, राइटिंग तो ठीक है, आप रिवाइज करो चीजों को अपनी, जो आपके नोट्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन इवेल्युएट करो, मतलब राइट करो, जो भी अखाड़ा का टीम प्रोवाइड करती है, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करो। न्यूज़पेपर रीडिंग में इसलिए कहता हूँ कि मान लो आप दिसंबर तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप दिक्कत क्या हो रही है लोगों के साथ, जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जीएस में ज्यादा दिक्कत नहीं है लोगों को, एफटी के पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम है। अब एफटी में मैं जो कुछ स्टूडेंट्स हैं कह देंगे कि भाई मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्वेश्चन टेढ़े आ गए। वो जो कह रहे हैं मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं, उनके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनके भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आर से भी गलत करके आ रहे हो आप। वो इसलिए गलत करके आ रहे हो कि आपकी जो रीडिंग हैबिट्स थी वो कम हो गई। ठीक है, आप द हिंदू पढ़ते थे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, कोई भी पढ़ते थे, आप उनके एडिटोरियल पढ़ते थे, आप प्रॉपर पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप रीड करते थे।
अब आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया आपने, या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनके भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में अगर आप जाओगे, उसकी वजह से आपकी रीडिंग हैबिट खत्म होगी। और आरसी में रीडिंग हैबिट चाहिए। अब जैसे मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, तो आरसी मेरे जल्दी रीड करता था, बहुत जल्दी रीड करता था। मतलब आप एप्टी का पेपर देखोगे, एप्टीट्यूड का पेपर देखोगे, उसमें 27 से 28 सवाल आरसी के आते हैं। तो आप अगर ठीक ठाक रीडिंग करते हो, रेगुलर बेसिस पे एडिटोरियल को ठीक पढ़ते हो, तमीज से वर्ड्स को अंडरलाइन करते हो क्या वर्ड्स हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी आरसी की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मतलब आप एप्टी को भी एक साथ ही निपटा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेंस का तो पढ़ ही रहे हो न्यूज़पेपर के थ्रू, जो एप्टीट्यूड का जो आजकल तो सबसे बड़ी जो अनसर्टन है, 2023 का मैंने पेपर देखा, मैं तो 22 दिया था आखिरी, 2023 का देखा, वो भी काफी अनसर्टन था। एप्टीट्यूड का पेपर देख लो, जीएस का देख लो। तो अनसर्टनिटी को खत्म हम अपने व्याप पे ऐसे कर सकते हैं कि हम जो भी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ा तो आरसी वहीं से तैयार हो ना। बाकी तो चलो यूपीएससी अखाड़े पास सी सेट की पूरी फैकल्टी है, और भी आप कर रहे हो अपने बिहार पे, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। पर जो आप एक साथ कर सकते हो, आप उसे एक साथ करो, ठीक है, एक साथ करो। और जहां तक प्रीलिम्स की बात है, मीन्स राइटिंग का मैंने बता दी, जहां तक प्रीलिम्स की बात है, 2024 जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, अब उसके लिए मैंने पहले भी क्लास में कहा है कि 2018 के बाद जो पेपर आ रहा है, 2018 के बाद जो पेपर आ रहा है, और जो 2018 के बाद और पहले वोटरशेड, वो है कि पहले आप कोई भी बेसिक किताब पढ़ के जाओ। पहले ये होता था जो मैक्सिमम पढ़ रहा है, जिसने मैक्सिमम चीजें रीड कर ली, भाई जो भी करंट अफेयर का मटेरियल है, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, वो पास कर रहा था। जीएस को तो पास कर ही रहा था, वो आज भी कर रहा है। वो तो थोड़ा एप्टी ट्रिकी आ रहा है, एप्टीट्यूड का पेपर ट्रिकी आ रहा है, पर फिर भी 2018 के बाद कुछ टॉपिक्स की संख्या बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 2018 यू विल सी there are certain topics, you see, their quantity has increased. For instance, you will find the questions of environment, botany, agriculture, science tech, तो आपको ये टॉपिक मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, बॉटनी ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, साइंस ले लो, फॉरेस्ट्री ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, तो ये नॉर्मली कवर नहीं होते टॉपिक्स, नॉर्मली हम कवर कोई नहीं करते। तो मैंने कोशिश की थी, जैसे प्रीलिम्स में मैंने सर को भी कहा था कि प्रो सीरीज हम लेके आए थे, जो गैप फिलिंग अप्रोच थी, उसमें मैंने 100 टॉपिक्स दे दिए हैं। वो आप 100 टॉपिक्स के एक बार इंडेक्स चेक करना, जस्ट गो थ्रू द इंडेक्स ऑफ दोज 100 टॉपिक्स, जस्ट गो थ्रू द इंडेक्स, कर्सर रीडिंग लगा, आपको खुद यू विल रियलाइज इटसेल्फ कि आपने वो टॉपिक्स इन जनरल आपने नहीं किए होंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक इन जनरल कोई कवर करता नहीं, ठीक है। आप उन टॉपिक्स को देखो, इंडेक्स देखो। बाकी 100 टॉपिक्स मुझे और देने, मैंने सर को कमिट कर रखा है, मैं दे दूंगा, क्योंकि अभी तो आप थोड़ा आंसर राइटिंग करोगे, तो इसलिए मैंने रोक रखा है, मैं उनको दे के जाऊंगा, ठीक है। वो 100 टॉपिक्स और आएंगे। आप एक बार प्रो सीरीज के जो टॉपिक्स आप एक उनको देखो, उनको पढ़ो। एक तो ये फैक्टर है कि आपको जो सीधा डिफरेंस दिखेगा प्रीलिम्स में ना, कि 2018 के पहले और 2018 के बाद। दूसरा जो मेरे को जो चेंज लगा है प्रीलिम्स में, द सेकंड फैक्टर जो मुझे लग रहा है, वो ये है द फॉर्मेट ऑफ द पेपर। 2023 का जो पेपर है, उसमें पहले क्या था, 22 फ्रॉम 2018 टू 22 पेपर मुश्किल था, डिफिकल्ट था, द एग्जाम वाज डिफिकल्ट, बट एक देयर वाज ए मेथड ऑफ डूइंग दैट, एलिमिनेशन टेक्निक्स थी। अब क्या हुआ कि वो एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं की। 2023 में बच्चों ने बताया कि एलिमिनेशन टेक्निक्स ने काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दे दिए, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ठीक है, 1 पेयर, तो पेयर में दे दिए, एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही, ठीक है। तो उसमें क्या करें, देखो वो एक फैक्टर है, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं है कि वन ऑफ द केस भी हो सकता है, यूपीएससी आगे भी इसको कैरी कर सकती है, तो रिस्क फैक्टर तो है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। पर मैं वही कहता हूं कि चलो मैं पेपर दूंगा, तो पेपर मेरे लिए भी वही है, पास वही करेगा जिसने ज्यादा डाइवर्सिटी पढ़ी है, जिसने ज्यादा डाइवर्स टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वही पास करेगा। ये तो फैक्ट है। देखो तुक्के लग जाए किसी के, हो जाए कि जीएस में मार्क्स कम आए और एप्टी उसने क्लियर कर लिया, फिर भी पास हो गया, वो तो एक अलग फैक्टर है। पर इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि जीएस को पास करना है तो उसका एक ही फैक्टर है जो काम करेगा, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एब्सोल्यूट नॉलेज को बढ़ाओ। उसके साथ साथ जो मैंने 200 टॉपिक्स दिए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, आप उसका इंडेक्स देखिए। मैं जब कह रहा कि मैंने हर साल निकाला है एग्जाम,
तो वो इसलिए निकाला कि मैंने डाइवर्स टॉपिक पढ़ रखे थे। वो ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द केस है वो, कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे से कोई पूछता है कि आप कैसे निकालते हो, मैंने डाइवर्स टॉपिक पढ़ रखे थे। और उन डाइवर्स टॉपिक को मैं 200 टॉपिक्स में दे रहा हूँ आपको, कि भाई एटलीस्ट जो टॉपिक आप इंडेक्स देखो उसका, जो प्रो सीरीज है आप उसके टॉपिक्स देखो, तो आपको एहसास होगा कि इन जनरल आप नहीं पढ़ रहे, या पढ़ाया नहीं जा रहा, या आप पढ़ भी रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उन टॉपिक्स को देखो। वो गैप फिलिंग अप्रोच है, गैप फिलिंग अप्रोच है, रिस्क फैक्टर है, लेना पड़ेगा आपको रिस्क, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, आज भी लगेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस को आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। पर ये सारी चीजें जो मैंने कहा है, ये आपकी जनवरी से शुरू होंगी, जैन से। इससे पहले तो आप मेंस की राइटिंग कर रहे थे दिसंबर तक, नवंबर तक, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इसी में बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो, जैसे कि मान लो जनवरी से है, जैन से मैं क्या करूं, मेन ये है। तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो नवंबर दिसंबर तक, तो हम क्या करें, मेंस का आंसर राइटिंग करें। मैंने बता चुका हूं, मेंस के आंसर राइटिंग करें, प्लस आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका क्या होगा, आरसी स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं, ठीक है। अब जैन से हम क्या करेंगे, अब मान लो जैन से मेरे को करना है कि भाई जैन आ गया, अब है, अब आप प्रीलिम्स मोड में आ जाओ, अब आप प्रीलिम्स मोड में आ जाओ, ये है प्रीलिम्स मोड, प्रीलिम्स मोड ये है। अब प्रीलिम्स मोड में आप क्या करोगे, अब प्रीलिम्स मोड में पहले तो ये था कि आप इसमें क्या करो, लगभग 70% जो आपका टाइम है पढ़ने का, 70% टाइम, आप जो 70% टाइम है वो आप प्रीलिम्स को दो, और कोशिश करो कि किसी तरीके से 30% आप थोड़ा राइटिंग अभी भी जारी रखो, राइटिंग आप करते रहो, ठीक है। ऑप्शनल से रिलेटेड कोई भी है, ठीक है, ऑप्शन से रिलेटेड करते रहो, या राइटिंग अगर आप कर रहे हो किसकी, तो GS1 हो गया, ठीक है, GS3 हो गया, या GS2 के कुछ टॉपिक्स हो गए। क्योंकि GS1, GS2, GS3 कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो आप, वो मेंस में भी आ रहा है ना। जैन से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं दोबारा कि 70% तो आप प्रीलिम्स को, ठीक है, 70% तो आप प्रीलिम्स को ही पढ़ो, ठीक है। और जो 30% है उसमें आप राइटिंग करो, राइटिंग भी आप किसकी करो, जैसे कि GS1, GS3, GS2, आप इनकी राइटिंग करो, ठीक है, ताकि आपको दोनों री इन्फोर्स हो। क्योंकि आप जो ज्योग्राफी हिस्ट्री का पेपर है GS1, आप याद रखना, जिसका प्रीलिम स्ट्रॉन्ग है, जिसको फैक्ट्स याद हैं, जिसको बेसिक चीजें याद हैं, वो ज्यादा स्कोर करते हैं। GS1 में मेरा अच्छा स्कोर आता था कि प्रीलिम्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, कि मेरे को हिस्ट्री अच्छे से आती थी, ज्योग्राफी अच्छे से आती थी, क्योंकि उनके सीधे ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं, देयर इज ऑब्जेक्टिविटी। तो आप आंसर राइटिंग भी करनी है तो आप इनकी करो, 30% मैंने आपको टाइम दे, इनकी करो। बहुत सारे सवाल GS2 में आपके बेसिक कमीशन से पूछते हैं, या बेसिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पूछते हैं, या कोई कमीशन से पूछ लिया, या कोई पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से पूछ लिया। तो वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आप प्रीलिम्स में ही पढ़ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स क्या हैं, जो भी आप वो प्रीलिम्स में भी पढ़ रहे हो, आप देखो। तो राइटिंग करनी है तो उसकी करनी है राइटिंग, ऐसे नहीं कि आपने कोई रेंडम राइटिंग कर दी। आप एथिक्स की राइटिंग कर रहे हो, एथिक्स की आप पहले कर लो, आप जैन में तो आपको यही करना है, प्रीलिम्स प्लस राइटिंग। और राइटिंग भी ऑप्शन के आप चलाते रहो, ऑप्शन को आप रिवाइज करते रहो, ऑप्शन एक की फैक्टर है। और राइटिंग अगर GS में करनी है तो GS1, 2, 3 की वो टॉपिक्स की करो जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, ठीक है। सोसाइटी में भी इतनी कॉमन ना हो, ठीक है, प्रीलिम्स में इतना आता नहीं सोसाइटी का, जो पेपर 1 में है। अगर आप देखोगे पेपर 1 में, मेंस में सोसाइटी भी टॉपिक है, पर प्रीलिम्स में नहीं है, तो आप उसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। पेपर 2 में जो बेसिक मैंने बताया, कमीशन हो गए, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो गए, गवर्नर रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए, आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हुए, कैबिनेट, ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए, ये आप प्रीलिम्स में ही पढ़ते हो, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस आप प्रीलिम्स में ही पढ़ते हो, तो आप राइटिंग भी उन्हीं की करो, ठीक है। और GS3 में तो है ही आपका इन्वायरमेंट है, या आपका इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, आप वो करो, ठीक है। तो अगर राइटिंग करनी है, राइटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं आपका टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप देखोगे, राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी,
अब वो राइटिंग किसकी करे वो मैंने बताया। अब देखोगे आप भाई फैब से क्या करें। अब फैब में मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं फैब में रिस्क नहीं ले सकता। फैब में आपको 100% प्रिलिम के मॉडल में हो, प्रिलिम्स में हो, 100% कह रहा हूँ, 100%। अब इसमें तो कोई मतलब कोई है ही नहीं, मतलब उसमें मतलब आपको कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब 100% कि जिसमें आपका जीएस प्लस सी से, जीएस प्लस एप्टी का पेपर जो है, एप्टीट्यूड का पेपर, एप्टी का जो मैथमेटिक्स के जो मैथ्स के सवाल आते हैं, रीजनिंग के सवाल आते हैं, और आरसी के आते हैं। आरसी मैंने आपको बताया था कुछ एक्टिविटीज सिविल सर्विसेज में आपको रेगुलर करनी पड़ती है, तो मैंने कह दिया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे से रीडिंग करो, अच्छे चीजों को समझो, क्या मतलब है इसका क्या है। तो आरसी तो आपको रेगुलर चल ही रहा था, मैं बता रहा था न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, आप पढ़ो न्यूज़पेपर को, और न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी पढ़ो, कोशिश करो हार्ड मिल जाए एटलीस्ट एक वीक में। मतलब जो मैं पहले भी कह रहा था आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप डेली न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो, आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा, अच्छी बात है, पर 2 दिन तो आप मार्केट में जाके हार्ड कॉपी लेके आ सकते हो, आगे आप रीडिंग करो। रीडिंग भी आप आईपैड पे करते हो, प्रॉब्लम ये है वहां आपको पेन चलाना, तो आपको एक ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी है। आप ये तो देखो ना रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफलाइन है, मैंने कभी नहीं किया, मेरे ऑफलाइन जब सामने पेपर आता है एफटी का तो आप उसको मतलब ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, मैं ऐसे पढ़ता हूँ उसे, ये आदत है। ठीक है, आप उसको देखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे, तो कीवर्ड्स आप उसको हाईलाइट करोगे आरसी में। ठीक है, जहां तक बात मैथमेटिक्स और इसकी मैथ्स की और रीजनिंग की सवाल की है, आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं हमेशा कहता हूं आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। यूपीएससी अखाड़ा ने जो फैकल्टी है वो खुद आईआईटी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने करवाया है मैथ्स रीजनिंग, बढ़िया करवा रहे हैं। मैथ रीजनिंग मेरा ही बहुत अच्छा है, पर मेरे पास चलो चूंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक फैकल्टी है। आप मैथ रीजनिंग मेरे मार्क्स देखोगे, मेरे 4 मैंने प्रीलिम्स की वो लगाई हैं, तो उसमें मेरे भी 140 प्लस आए हैं। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग मेरा ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो है कि ठीक है सर की जो बेस्ट फैकल्टी है सर करवा रहे हैं, मेरे पास टाइम की थोड़ी पॉजिटिव रहती है, तो वो है। तो मैथ रीजनिंग का ये होता है कि आप प्रैक्टिस करो, यूपीएससी अखाड़ा का कोर्स है, आप उसको करो, या आपके पास कोई अपने सवाल हैं, आप छोड़ो कि भाई यूपीएससी अखाड़ा का आपको करना है नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं यूपीएससी अखाड़ा टीम को जानता हूं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने सवाल कर रहे हो, आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आए, आप पे सोल्व नहीं हुआ, आप अखाड़ा टीम को भेज सकते हैं। बेसिक पर्पज क्या है, देखो यूपीएससी अखाड़ा, हम पूरा एक स्पोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक स्पोर्ट सिस्टम है, हम क्योंकि हर फेज से गुजरे हैं। ठीक है, हर फेज से हम गुजरे हैं, स्पोर्ट सिस्टम है कि हम जानते हैं कि भाई एक कैंडिडेट की क्या प्रॉब्लम होती है। कई बार आप देखोगे कि आपने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई प्रोग्राम लिया है तो वो आपको इंटरटेन करते हैं, अदरवाइज वो आपको इंटरटेन नहीं करते। ठीक है, चलो वो उनकी वो है, हमारे ये कि ठीक आपने ले रखा है, नहीं भी ले रखा, आप क्वेश्चन है कोई आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो रहे, आप भेज दो अखाड़ा की टीम पे। ठीक है, वो सोल्व कराने में आपकी मदद करेंगे। बेसिकली हमारा पर्पज तो है कि लो कॉस्ट सॉल्यूशंस लोगों को दिए जाए। देखो कोई भी नई स्टार्टअप आती है उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि लो कॉस्ट सॉल्यूशंस आप लोगों को दिए जाएं, जो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं, कि आपको कोई कोर्स करीना, आप क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, आप कोर्स लो, ठीक है, आप कोर्स में लोगे तो आपको रेगुलर मिलेगा। देखो ये तो है ही कि भाई जिसने कोर्स ले रखा होगा, मैं ये तो कहूंगा जिसने कोर्स ले रखा है कि प्रायोरिटी तो सर शायद उनको दें कि भाई उन्होंने ले रखा है, बाकी भी उनके उनके क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा, कि आप कोई भी मार्केट से आप कर रहे हो, कोई टाइम्स का आपने क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, उनको भी डील किया जाएगा। आप दो ही सर को कि सर ये नहीं हुआ, या पास्ट ईयर, ये कोशिश तो ये करो जो पास्ट ईयर यूपीएससी के सवाल हैं उनमें डाउट हो आपको। अगर पास्ट ईयर की भी आपने 6-7 साल की एफटी का पेपर सोल्व कर लिया तो भी होगा, आप उनके सवाल पूछ लो, नहीं तो उनके पास कोर्स है पूरा, पूरी फैकल्टी है, पूरी तमीज से उन्होंने करवाया है। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता है, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो मेरा खुद, तो मैंने भी चेक किया है वो बहुत अच्छा करा रहे हैं खुद आईआईटी ने। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आप वो करो। एफटी का तो मैंने बता दिया कि कोई क्वेश्चन भी ना हो तो लोग को सोल्यूशन देने को तैयार है। रही बात आपकी, अब आते हैं जीएस की। ठीक है, अब 100% प्रीलिम्स मोड तो चल ही रहा है, बट जीएस तो करना ही है, मैंने बताया। तो जीएस में क्या करें, अब मैं जीएस में बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या करते हैं। अब लोग डिसाइड करते हैं कि फॉर नेक्स्ट 15 डेज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। देखो मैं बताता हूँ लोग कैसे पढ़ते हैं, फॉर नेक्स्ट 15 डेज मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। ठीक है, जो पॉलिटी 15 दिन के बाद खत्म करेंगे, हिस्ट्री साफ। ठीक है, और मान लो उन्होंने
ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पढ़ते रह गए। मैं हिस्ट्री पॉलिटी को इसलिए कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कितना पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न के सवाल आते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता होता कितना पढ़ना है। ठीक है, लोगों को ये नहीं पता होता कितना पढ़ना है, क्योंकि मेटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, हर तीसरे बंदे का ऑप्शनल पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मेटेरियल बहुत अवेलेबल है हर तीसरे बंदे में हिस्ट्री, कि वो मार्केट जाएगा एक कल्चर की किताब पक्का लेके आएगा, वो कहीं इन्वेस्टमेंट हो ना हो उसकी कल्चर की किताब पे इन्वेस्टमेंट होगी और वो कहीं कर ले, वो खरीदता रहेगा, यही काम है। तो वो है ओवर इन्वेस्टमेंट, जो मुझे लगता है वो है ओवर इन्वेस्टमेंट। पेपर जब आता है, मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी, पेपर जब आ रहा था तो मेरे को क्या था, रिस्क लेना पड़ रहा था, तुक्का लगाना पड़ रहा था, गैस लगाना पड़ रहा था, मतलब इतना पढ़ के मेरे को गैस लगाना पड़ रहा है कि भाई ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये होगा, तो ओवर इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, आप इस बात को समझो। तो हम करेंगे क्या, तो भाई हिस्ट्री तो पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, तो करेंगे मैं बताता हूँ क्या करना। हम क्या करेंगे, डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ेंगे, डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ेंगे डेली बेसिस, डेली बेसिस। ठीक है, अब आप देखो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, सोशल मीडिया है, अगर आप इंस्टा पे लोग जाते रहते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आज बड़ा कॉमन, जो बड़ा अच्छा भी है, एक वो 75 डेज हार्ड चैलेंज एक चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, 75 हार्ड डेज चैलेंज, आप उसको 100 भी कर सकते हो, 150 भी कर सकते हो, किसी ने 75 डेज दे दिया क्योंकि वही आप इंस्टा पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि फैब से मेरी कोशिश रहेगी, फैकल्टी है पूरी, विनय सर हैं, कि आपको 75 डेज का एक वो बनाया जाए, आपका एक चार्ट बनाया जाए बच्चों का, जो भी है इनरोल है अखाड़ा में, कि उनको डेली बेसिस पे 2 दिन पहले, डेली बेसिस पे 2 दिन पहले आपको 20 to 25 टॉपिक्स की लिस्ट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक कराएंगे, जिसमें मान लो 5 टॉपिक। और ये जो टॉपिक है, जो लिस्ट है, जो लिस्ट है, इसमें क्या होगा, वो टॉपिक्स होंगे जो कि जिनसे मैक्सिमम आता है, मार्क्स फैचिंग है वो, ऐसे नहीं है कि भाई जिनसे आ रहा है। अब रैंडम टॉपिक लेने कोई मतलब नहीं, 5 टॉपिक डेली बेसिस पे, 5 टॉपिक ले लिए मैंने, मान लो हिस्ट्री के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 ले लिए पॉलिटी के, भाई कमीशन पढ़ा दिया, पार्लियामेंट का देख लिया, थोड़ा सा बता दिया, गवर्नर का बता दिया, स्केड्यूल 6 और 5 का बता दिया, जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, गवर्नर का बता दिया, अर्बन लोकल बॉडी का कोई भी 5 टॉपिक डेली बेसिस पे, 5 ज्योग्राफी के करेंगे, 5 इन्वायरमेंट, ठीक है, 5 इकोनॉमिक्स, या 5 जो भी है, मतलब 5 5 करके 20 से 25 टॉपिक मैंने बताए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी होगी, इन्वायरमेंट भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। तो ये डेली बेसिस पे 20 टॉपिक्स, 20 से 25 टॉपिक की मैं भी दे दूंगा। ठीक है, वैसे मेरी ट्रेनिंग है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉपिक तो दे दूं, लिस्ट दे दूं। फैकल्टी है वो करवाएंगे, 2 दिन पहले देंगे, आप उन 2 दिन पहले आप उनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन के बाद आपको टॉपिक कराए जाएंगे, जूम मीटिंग में सर ले लेंगे वो टॉपिक्स, आपको आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे उन टॉपिक्स के। 20 से 25 टॉपिक्स होंगे जो 75 डेज तक चलेगा, और 10 से 15 उसी दौरान पीवाई क्यूज होंगे। देखो मैं एमसीक्यू पे वो नहीं करता, लोग लिख देते हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू कोई वैल्यू नहीं, मेरे लिए तो कोई वैल्यू नहीं, मेरे लिए तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू है, वो भी एमसीक्यू ही है, पर लोग एमसीक्यू कहीं से मार्केट से उठा के कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं। आप करो, ये मेरा ओपिनियन है कि वैल्यू नहीं होगी, तो मैं स्कोर कर रहा हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ। पीवाई क्यू करोगे, पीवाई क्यू से आपको पता लगेगा कि क्या है पीवाई क्यू, मैंने डिस्कस भी किए हैं, और 10 से 15 पीवाई क्यू होंगे, या पीवाई क्यू बेस पे हम वो बताएंगे कि अब नेक्स्ट ईयर क्या पूछा जा सकता है। भाई मान लो 2 साल से जैनिज्म बुद्धिज्म पूछ रहा है, अगले साल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, करवाए तो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, पीवाई के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो भी किए जाएंगे। तो ये हो गया आपके, मान लो 30 to 35 टॉपिक्स हो गए एक दिन में, 30 to 35 टॉपिक्स आप एक दिन में कवर करोगे, तो आप 75 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस 75 डेज जो प्रीलिम्स हार्ड चैलेंज है, ठीक है, ये लॉन्च होगा फैब में, ठीक है, जिसमें टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा देखो, अब मैं हमेशा कहता हूं कि कोई मैजिक वैंड नहीं है, देयर इज नो मैजिक वैंड कि मैं आपको पास करा दूं, देयर इज नो मैजिक। ये तो फिर मैं वो होगा कि मैं, ये तो फूल्स पैराडाइज है इफ आई एम मेकिंग इट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट,
वो कहते हैं एलिस इन वंडरलैंड, तो वो तो होगा नहीं। आपको अपना तो करना ही पड़ेगा, आपको अपना तो करना ही पड़ेगा। आपकी मेहनत है 90%, 10% हम आपको गैप फीलिंग के थ्रू या जो हमें लगता है एक्सपीरियंस के थ्रू दे सकते हैं और देंगे। वो 10%, हाँ ये मैं कह सकता हूँ 10% काफी क्रूशियल है आपकी कट ऑफ निकालने में। वो मोस्ट क्रूशियल पार्ट भी प्ले कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस है। 90% आपकी मेहनत है, 10% जो गैप है वो आपको कवर किया जाएगा। बाकी जो प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं वो तो हैं ही यूपीएससी अखाड़ा के, पर ये है कि जो मुझे लगता है, देखो यूपीएससी अखाड़ा जो चल रहा है वो तो बेहतरीन चल रहा है। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि 75 डेज ये प्रीलिम्स चैलेंज हो, और इसमें 20 से 25 टॉपिक लिए जाएंगे, प्लस 10 से 15 पीवाईक्यू किए जाएंगे। ये है, जिस दिन आपने 75 डेज तक अपनी मेहनत प्लस ये, और देखो ये कर दिया, तो आपके रिजल्ट में चेंज आ सकता है। क्योंकि रेगुलर कांस्टेंट करने से ये, देखो कोई बंदा पास होता है, कोई फेल होता है, तो फेल तो कोई भी हो सकता है, फेल तो कोई नहीं है, सीखना ही तो है। फेलियर क्या है, सीख ही रहे हो, आपकी कुछ कमी रही होगी। फेल करके कितनी जल्दी सीख रहे हो वो बहुत मैटर करते हैं। फेल तो करोगी, फेल हमने भी किया है, कितनी जल्दी सीखा वो मैटर करेगा। वो ज्यादा मैटर करेगा कि कितनी जल्दी सीखा, गलती थी पकड़ी, मूव ऑन। ये नहीं कि आप उस पर वेट ही कर रहे हो कि नहीं रूटीन में ठीक हो जाएगी, रूटीन में कुछ ठीक ही नहीं होंगे, यू नीड टू मेक एन एफर्ट, वो होगा। तो मेरा तो ये है कि आइडिया यार प्रीलिम्स का 75 हार्ड डेज होगा, टॉपिक्स होंगे, प्लस इसके साथ साथ ये जो मैंने लिखा है, प्लस इसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो, प्लस इसके साथ साथ जो प्रो सीरीज है, प्रो सीरीज है 200 टॉपिक्स की, यार वो मैंने निकाले 200 टॉपिक्स ना, क्योंकि मैंने ऑप्शन बहुत पढ़े, ऑप्शन पढ़े ना, कि मैंने आईएफएस के भी इंटरव्यू दिए हैं और आईएएस के भी दिए हैं। तो आईएएस मान लो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो वहां मेरा एग्रीकल्चर जियोलॉजी था, फिर मैंने एग्रीकल्चर बॉटनी से फाइनल निकाला, तो 4-5 ऑप्शन तो पढ़ ही लिए। तो ठीक है, तो उनसे मैंने जो ऑप्शनल होता है उनसे मैं प्रीलिम्स का निकाल लेता हूँ कि भाई प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से ना, उनमें प्रीलिम्स के क्या सवाल बनते हैं। तो प्रो सीरीज में आपको बहुत मदद मिलेगी, चाहे बॉटनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट हो, जो फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट हो, चाहे इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट हो, चाहे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हो, प्रो सीरीज में आपको बहुत मदद मिलेगी। और 75 हार्ड डेज ये होगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कोई मैजिक इवेंट नहीं है यूपीएससी अखाड़ा के पास, किसी के पास भी नहीं है। आप बड़े से बड़े का नाम ले लो, कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत है, 90% आपकी मेहनत है, 10% हम आपको दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि मार्गदर्शन होता है, आपको एक प्रॉपर उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है आपकी मेहनत क्या है। बाकी मैंने जीएस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस में अब भी जो मेरे पास लोग आ रहे हैं कि जीएस में इतनी दिक्कत नहीं आ रही। आप एप्टी को भी थोड़ा सीरियसली लो। मुझे लगता है कि लोग जीएस ही पढ़ते रहते हैं। कई बार एक ये भी रहता है कि जीएस जैसे थोड़ी आसान है पढ़नी है, तो लोग अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है उसको लास्ट के लिए करते हैं कि आरसी पढ़ूंगा मैं। कुछ लोगों के तो ऐसे टारगेट हैं, मैंने पूछा भाई आरसी कब से शुरू करें, कह रहा है जून से शुरू करूंगा। मतलब पेपर कब है, मई में, तो मतलब बहुत बढ़िया। तो जून से तो आरसी पढ़ना शुरू करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। ठीक है, और एप्टी को आप थोड़ा लो, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू नहीं। आपके 120 मार्क्स आ जाए जीएस में और 67 नहीं आए, वो दुख ज्यादा होगा। आप जीएस में फेल करके बात दूसरी, पर एप्टी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप उसको भी रेगुलर बेसिस पे करो। जीएस के लिए हम गारंटी देते हैं, मतलब जो 10% जो मैंने बोला है गैप फिलिंग होगी, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि आप वैसे मान लो पेपर देने गए, अपनी बेसिक नॉलेज के साथ पेपर देने गए, 75 कट ऑफ जाती है मान लो प्रीलिम्स की, तो 65 to 70 तो आप स्कोर कर दोगे अगर आपने थोड़ा सीरियसली पढ़ा होगा ना। तो मान लो कट ऑफ जीएस की 75 है, तो आप 65 to 70 तो पहुंच जाओगे अगर मेहनत से। तो मैं तो 10% कह रहा हूँ कि जो 10% है, जो 8-10 सवाल हैं, वो ज्यादा ठीक करा दूंगा। जो 8-10 सवाल हैं, अब 8-10 सवाल का ले लो, 10 सवाल का मतलब है 20 मार्क्स। तो आप जहां 65 पे तो 85 पे जा सकते हो। ठीक है, 65 वाला 85 पे 90 पे जाएगा, मैं 65 वाले को कह दूं 120 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 120 पे तो 90-95 वाला ही जाएगा। ठीक है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 120 प्लस आ जाएंगे, वो आने को तो आ ही जाएंगे, वो तो स्ट्रेटजी है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि 20 से 25 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। 20 to 25 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं स्ट्रेटजी से। क्योंकि जो मेरे साथ रहते थे उनका प्रीलिम्स कई बार प्रॉब्लम थी, मेंस उनको अच्छा था, प्रीलिम्स में दिक्कत थी, आईएएस के प्रीलिम्स में दिक्कत थी। उन्होंने फिर फॉरेस्ट के भी मेंस लिखे हैं, आईएफएस के भी मेंस लिखे, मेरे साथ ही लिखे हैं। तो वो है कि स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते थे, हम पढ़ते थे कि भाई जो अलग से टॉपिक उनको पढ़ते थे। और ये जो 75 हार्ड
चैलेंज हुए तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ 2015-16 से, जब से मैं आया, ये तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ। जो 75 हार्ड डेज है, मैं डेली लिस्टिंग करता था टॉपिक्स की, 30 से 40 टॉपिक लेता था और उनको निपटाता था, डाइवर्सिटी पढ़ता था। मैंने आपको बता दिया कि आप करो, जो मेन फैक्टर काम करेगा वो करेगा डाइवर्सिटी। आप कितनी डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, ये फैक्टर काम करेगा। तो बाकी तो यार ये है कि बोलने को बहुत कुछ है, मेरी जर्नी रही है 6-7 साल की, मैं बोलने को बोलता रहूं, पर वो है एक्शन लेना है अपना। बोलने से बात बनेगी नहीं, एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं हम, एक्शन लेना है। मैंने बोल दिया, समझा दिया। जिसको कोई समझ में ना आए आप दोबारा डिस्कस कर सकते हो, विनय सर का नंबर है, आप कुछ भी पूछो, डाउट पूछो। नवंबर तक मैं यही हूँ, कोई और डाउट मेरे से रिलेटेड है मेरे से पूछो। विनय सर हैं, वो कैपेबल हैं, उन्होंने खुद मेंस दिए, आईएएस के भी दिए, आईएफएस के भी दिए उन्होंने, तो वो कैपेबल हैं कि भाई प्रीलिम्स कैसे निकालना है। तो वो कॉमन स्ट्रेटजी होती है जिनका प्रीलिम्स निकलता है, वो थोड़ी डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट का निकालते हैं वो तो डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आईएएस कट ऑफ तो कम जाती है, उसको तो चलो हम इतना कंसिडर नहीं करते थे। आईएफएस कट ऑफ के लिए हम फाइट करते थे, वो थोड़ी ज्यादा जाती है, तो उसमें थोड़ा एक एफर्ट होता है। पर वही है कि जब आप आईएफएस को टारगेट करोगे ना, तो आपका आईएएस का बड़े आराम से निकलेगा। अब टारगेट ही आपका मान लो 80 का है, 80 मार्क्स आ जाए बस, किसी तरीके से आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, तो ये नहीं कह रहा मैं आप आईएफएस को टारगेट करो कट ऑफ को। बट अगर आप उतना पढ़ोगे, उसके लिए पढ़ोगे, उसकी डायरेक्शन पढ़ोगे, आईएएस की पक्का निकलेगी। तो हमें तो यार ऑप्शन क्रिएट करने हैं कि एटलीस्ट आईएएस की निकल जाए, और जिस दिन आपका दिन होगा दोनों निकलेंगे, भाई आईएफएस का भी निकलेगा, आईएएस का भी निकलेगा, आपके पास ज्यादा मेंस लिखने को होंगे। क्योंकि याद रखना, यूपीएससी एग्जाम फिर भी कुछ हद तक, लोग कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल है। और यूपीएससी में आप मेहनत करोगे, आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि, मतलब मिल जाएगा, देर सवेर आपको मिल जाएगा। जो हालत बाकी स्टेट्स की है, आप किसी स्टेट का एग्जाम देते हो, उनकी हालत बहुत खस्ता है, ये मैं साफ कहता हूँ, उनकी हालत खस्ता, आपको पता ही लगेगा कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है। यूपीएससी में आप करोगे मेहनत, राइट डायरेक्शन में करोगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये होगी भाई यूपीएससी की मेंस लिखने को मिले, चाहे वो आईएएस का हो चाहे आईएफएस का हो, क्योंकि दो एग्जाम तो प्रीलिम्स के थ्रू हो ही रही है, आपको मैक्सिमम मौका मिलेगा। ठीक है, ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए। तो यार मैं अगर दोबारा इसको, इस पूरी जो मैंने बोला है अभी तक, अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं, तो मैंने समराइज क्या किया है, अभी बता देता हूँ मैंने समराइज किया, क्योंकि समराइज है कि बाकी तुम लेके क्या जाओगे घर पे अभी, तो मैंने बोला है वो मैं बता देता हूँ। ये है बस अपनी, और बोलने को बहुत कुछ है, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगले 2.5 महीने बस, ठीक है, आप आंसर राइटिंग करोगे डेली। आपका मेन स्ट्रॉन्ग है वीक है डजेंट मैटर, डेली करोगे, काम खत्म। यूपीएससी अखाड़ा ने डेली आंसर राइटिंग की वो लगा रखा है, आप लिख के भेज दो। भेजने में आपको दिक्कत क्या है, आप भेजो, ये चेक करके आपको देंगे, इतना अच्छी चेकिंग करते हैं, आपको चेक करके दे रहे हैं। मतलब यूपीएससी अखाड़ा मैं खुद जानता हूँ, मैंने मेंस लिखे हैं, धीरज सर हैं वो आईएफएस हैं, उन्होंने मेंस लिखे हैं। तो आईएफएस वाले तो मेंस आईएएस का तो लिखेंगे ही, वो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आप इस बात को समझो, डेली आंसर राइटिंग करो 2.5 महीने तक जाने, प्लस न्यूज़पेपर रीड करो, आपका आरसी स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप करो, इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। जैन में मैंने बता दिया, जनवरी से हम क्या करेंगे, 30-70%, 75% प्रीलिम्स होगा और 30% राइटिंग होगी। राइटिंग में आप क्या करोगे, जब आंसर राइटिंग की बात करता हूं ना मैं ऊपर, मैंने बताया आंसर राइटिंग तो ऑप्शनल भी है इसमें, जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस एसए। ठीक है, एसए। ठीक है, राइटिंग करो, राइटिंग कोशिश करो, GS 1, 2, 3 उन टॉपिक से करो जो प्रीलिम से रिलेटेड है। ठीक है, फैब में 100%, 100% प्रीलिम्स। ठीक है, 100% प्रीलिम्स। और मैंने उसमें बता दिया 100% प्रीलिम्स में मैंने एप्टी की भी आपको बता दी है, और 75 डेज हार्ड चैलेंज वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 75 डेज, 75 डेज हार्ड चैलेंज, हार्ड प्रीलिम्स चैलेंज। ठीक है, ठीक है, जिसमें 20 से 25 टॉपिक्स की लिस्टिंग होगी, प्लस पीवाईक्यू। ठीक है, और जिसमें डाइवर्सिटी को कवर किया जाएगा, डाइवर्सिटी इज द की, ये स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी ठीक है, और क्लास को इतना ही रखते हैं।
और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कभी भी डाउट हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप एफटी भी प्रैक्टिस करोगे, एफटी का इनका है, आईआईटी ग्रेजुएट है, उन्होंने कराया है, आईआईटी इनसे ये तो सीधे एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो है भी, कि भाई उसके मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी इनका एक बेसिक मापदंड तो है ही, वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कराया जाएगा। वैसे भी आपके कोई क्वेश्चंस की डाउट है, आप वैसे भेज दो, यूपीएससी अखाड़ा में सारे वही हैं जो एस्पिरेंट रहे हैं, जो एस्पिरेंट थे और खुद सिलेक्ट हुए हैं फिर बाद में, तो हमें पता है कि एक स्टूडेंट की जर्नी में क्या दिक्कत आ सकती है। आप क्वेश्चन भेज दो कि सर मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा, वो सर कर देंगे आपको, पीवाईक्यू ही भेजना, बाकी भेज सकते हो पर पीवाईक्यू एक बेसिक मापदंड होता है, बेंच मार्क है वो, ठीक है, आप वो करना। उसके बाद जीएस का मैंने बताई थी, 75 हार्ड डे चैलेंज चलेगा, और आप अपनी मेहनत करते रहो अपने बिहाफ पे, आप कहीं भी पढ़ने गए हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, आपके पास कोई स्टैटिक नोट्स होंगे, आप उनको रिवाइज करते रहो, करंट अफेयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 90% आपकी मेहनत है, 10% जो भी गैप फिलिंग होगा, 20 से 25 मार्क्स आपके पक्का बढ़ेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, ज्यादा ही बढ़ सकते हैं, पर 20 से 25 में कह ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो विनय सर, आप इनको बता देना, मेरा नंबर आपको मैसेज कर देंगे या मेरा नंबर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और बाकी ठीक है, आप लोग ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, हाँ, आपने टाइम निकाला। और अब आपको किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। हाँ। क्योंकि देखो मेन बात है, सर ने भी कहा है, हम प्लानिंग डिस्कस कर लेंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन है इम्प्लीमेंटेशन का, कितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो, है ना। तो आप लोगों को इम्प्लीमेंट वाला काम करना है। प्रीलिम्स प्रो के एनरोलमेंट का तो जैसे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, वहीं पे हमने प्रीलिम्स प्रो सीरीज जो सर की है ना, और उसको हमने कर रखा है रिलीज। अगेन वो जो सर ने बताया 200 ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मली आप नहीं कर पाओगे, या तो देखो आप कर लो उस टॉपिक्स की मेहनत, अब सर ने ऑलरेडी इतना टाइम दे रखा है, स्पेशलाइजेशन है उस चीज की, तो फिर वो सर ने मेहनत से अपना टाइम निकाल के रेफरेंस में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की साइट्स हैं, मैनुअल्स हैं, उनसे रिसर्च पेपर्स हैं, उनसे निकाल रखा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, जो अगेन आपको 10 से 15 क्वेश्चन की एज दे देगी, है ना। वो है प्रो सीरीज के बारे में, ठीक है। तो वो ऐप पे मिल जाएगी, यूपीएससी अखाड़ा ऐप। कोई दिक्कत है, जिस नंबर से मैंने आपको लिंक भेजा है 9310521990, मैं टाइप भी करता हूँ चैट में, इस पे आप मेरे को अगेन मैसेज या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर देना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और दूसरी बात जो आती है वो आती है कंटिन्यूटी, है ना। तो अभी से हमने मेंस के बाद टाइम चूज किया है, क्योंकि अब आप प्री पे लग जाओगे, तो मेरा पर्पस अब यही रहेगा हमारा कि अब आपके साथ कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी। तो या तो सर हो गए, या मैं हो गया, या धीरज सर हो गया, हम में से कोई ना कोई हर 15-10 दिन बाद एक सेशन करते रहेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप अपनी रिपोर्ट बता पाओ कि सर हम ये कर रहे हैं, ये इशू आ रहे हैं, और हम अपने सजेशन दे पाए कि आप इसको ऐसे करो, ऐसे बेटर हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है ना। जैसे प्रो सीरीज होगी, 75 डेज सर ने चैलेंज बताया, ये सब एक तरीके होते हैं कि स्टूडेंट और जो बच्चा है वो जुड़ा रहे, एक चेक एंड बैलेंस करने का पॉजिटिव चेक उसके ऊपर बना रहे कि कर क्या रहा है तू, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा भी मैंने, जैसे हमने खुद टीम ने डिजाइन किया कि हम रोज करंट अफेयर टाइप में कुछ डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो सब चीजें आपको पता चलती रहेंगी। बस कहने का मतलब है आपको टच में रहना पड़ेगा, और जो सर ने कहा डाइवर्स टॉपिक उनको कवर करना पड़ेगा। अब मैं डाउट्स ले लेता हूँ, अगर फाइनल डाउट है मेरे से या सर से, आप ले सकते हो। अब आपने मुझे सी सेट की प्रॉपर प्लानिंग क्या हो सकती है फॉर अ बायोलॉजी स्टूडेंट। देखो पहले मैं लास्ट ईयर तक फिर भी कहता था कि लास्ट में कर लो, इस बार हमने भी सी सेट का बैच जल्दी स्टार्ट करा दिया अगस्त में ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक राउंड आपका भी लग जाए, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, उन टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। तो चाहे आप कोचिंग करो, चाहे प्रीवियस ईयर करो, चाहे कोई बुक्स ले लो, मैंने बुक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, और आपको दे भी दूंगा बुक लिस्ट व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। यूपीएससी अखाड़े के टेलीग्राम चैनल में बुक लिस्ट भी है, कहाँ से आपको सी सेट करना है, कहाँ से जीएस करना है, तो उसको देख लो आप, प्रैक्टिस करो। आज सर ने बल्कि इनोवेटिव आइडिया ये दिया था कि ठीक है, जिसको कोर्स करना है कोर्स को, जो कोर्स नहीं भी करना चाहता ना, उनको किसी को भी अगर सी सेट में कोई दिक्कत है तो दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन द सॉल्यूशन। तो मैं उनको चाहे रिटर्न करके या उनका जूम सेशन रखवा देंगे, जो हमारी फैकल्टी सेट की, तो ओपन सेशन होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं है, दे कैन टेक द डाउट्स। तो हम पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हैं आपकी सी सेट में। और अभी से करो, अगर आपका बायोलॉजी है या जिसको आर्ट्स में दिक्कत है, तो एक राउंड अभी लगा लो आप दिसंबर से पहले बेसिक सीधे, फिर एक राउंड हम बाद में लगाएंगे विद टेस्ट आफ्टर द जनवरी। टेस्ट सीरीज मेरा मानना ये फरवरी से स्टार्ट करें, कोई फिक्स रूल नहीं है, सबका अलग अलग होता है। मेरा अभी मानना है, अभी आप जैसे सर ने बताया मेंस के आंसर राइटिंग करो आप अभी दिसंबर तक या नवंबर तक, जिनका थोड़ा वीक है वो नवंबर तक करो,
फिर आप अपना थोड़ा एक राउंड लगा लो बेसिक, आप दिसंबर तक लगा लो एक राउंड, तो जनवरी से जो बच्चा चाहे तो टेस्ट सीरीज लगा सकता है। पहले लगाओ वीक में या 10 दिन में एक टेस्ट, सेक्शनल पढ़ के अपना टेस्ट दे दो, फिर बाद में उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ। देखो मेंस के अंदर आंसर राइटिंग और प्री के अंदर एमसीक्यू का बहुत वैल्यू है। हर एक टॉपर की अलग होती है स्ट्रेटेजी, मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि देखो एमसीक्यू का फायदा क्या होगा, आपका ट्रैक बनेगा कि आपको ये पढ़ना ही सकते, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, कुछ ना कुछ नई चीजें होंगी, वो चीजें क्या होंगी आपको एमसीक्यू के थ्रू पता चल जाएगी। अब मान लो मैं अगर क्वेश्चन बना रहा हूँ तो सबसे पहले होती है बुक्स, बुक्स में कुछ इंपोर्टेंट निकलते हैं नोट्स, नोट्स में मेरे को लगता है सबसे अच्छी इंपोर्टेंट चीज है उसका मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आती है निकल के कि ये चल रहा होगा इस टाइम पे या इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपका रिवीजन होगा, नई चीजें पता चलेगी जो आपने रेगुलर बुक से नहीं की है। जैसे हम लोग ने रिसर्च कर रखी है उस चीज के ऊपर।